रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Announcing the Purple Fest 2023, the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Funful activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rain. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up, register now. शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivtech.com, www.globalassistivtech.com या फिर कांटेक्ट करें 99107-17913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज बात करेंगे एक ऐसे मौजू की जिस पर बहुत कम बात होती है। आज हम थोड़ा सा हट के बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसके बारे में आप सभी को मालूम होना मुझे लगता है जरूरी। शो को करने का जो मकसद है वो अवेयरनेस जनरेट करना है। इस शो का मतलब कतई किसी जेंडर बैशिंग या किसी भी तरह का द्वेष उत्पन्न करना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे मेंस राइट्स मूवमेंट के बारे में। आखिर ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेके मिसकंसेप्शंस क्या है, इसके गोल क्या है, क्या इस मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड सफलता मिल रही है, इन सभी सवालों के जवाब हम इस शो में लेंगे। आज हमारे साथ मैन वेलफेयर ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ऋत्विक हैं, जो लगभग 2010 से इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। वो कई न्यूज़पेपर में कई पेपर लिख चुके हैं इसके ऊपर, कई डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं और
सेव इंडियन फैमिली जो उनकी ट्रस्ट का इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऋत्विक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान। नमस्कार दानिश जी, थैंक यू हम लोगों को इनवाइट करने के लिए। तो ऋत्विक जी, हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये मेंस राइट्स मूवमेंट है क्या? देखिए, मेंस राइट्स मूवमेंट अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो सिर्फ एक ऐसा मूवमेंट है, मेरे हिसाब से मैं इसे ऑक्सीमोरन बोलूंगा। ऑक्सीमोरन का मतलब है कि जो शायद नाम होते हुए भी एक्चुअली वो काम करता नहीं है। मेंस राइट मूवमेंट एक्चुअली एक ऐसा मूवमेंट है इंडिया में जो सिर्फ ये चाहता है कि हमारे समाज से, हमारे कानूनी किताबों से, हमारे सोसाइटी से जेंडर मतलब जेंडर को लेके जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं उन चीजों को खत्म कर दिया जाए। अगर कानून है उसमें, अगर मैरिज का कानून है उसमें पति या पत्नी ना हो, सिर्फ एक पार्टनर या स्पाउस को लेके कानून बने। अगर कोई नॉर्मल जेंडर बेसिस पे कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ना बना के आप इंसानों के लिए कानून बनाए। तो मेरे हिसाब से एक ऑक्सीमोरन मैं बोलूंगा, जिसमें कि मेंस राइट्स बोलते तो हम मेंस राइट्स है, लेकिन हम लोग चाहते ये हैं कि एक्चुअली जेंडर की डेफिनेशन जो भी सोसाइटी में, लॉ में है, वो खत्म कर दी जाए। जी, तो हमें थोड़ा सा बताएं बैकग्राउंड में इसकी जरूरत आपको क्यों लगती? देखिए, जरूरत तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी मूवमेंट की किसी लेवल पे पड़ती है, लेकिन जब भी कोई मेरे हिसाब से किसी भी तरीके का अत्याचार या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाता है, वहां पे कोई भी मूवमेंट अपने आप ओरिजिनेट होता है, अपने आप बढ़ता है। ये अगर आप देखें तो, अगर हमारी हिस्ट्री भी आप देखें तो, हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहीं से शुरू हुआ था। जब डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़े, दैट इज व्हेन मूवमेंट को थोड़ी आग मिलती है और मूवमेंट बड़ा होता है, और उसके बाद जाके जो चेंजेस आते हैं। तो मेंस राइट मूवमेंट की जरूरत तो हमेशा से थी, क्योंकि आदमियों को लेके अगर आप देखें तो सोसाइटी ने आदमी को एक स्टेटस दिया हुआ है प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर का। ये कहने को स्टेटस है, बट ये एक्चुअली खुद में एक बहुत बड़ी डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी है कि उसकी मर्जी है ही नहीं कि वो चाहे तो प्रोटेक्टर प्रोवाइडर ना बने। फैमिली का, सोसाइटी का, पूरी दुनिया का अगर आप देखें, प्रोटेक्टर प्रोवाइडर का बाय डिफॉल्ट रोल आदमी को दे दिया जाता है बिना उसकी चॉइस के। तो ये तो हमेशा से चलता आ रहा था, और आदमी कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, लेकिन गाड़ी सही चल रही थी। इंडिया में फिर क्या हुआ कि इंडिया में 1960s में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना, उसके बाद हमारे और ऐसे कानून बने, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की वजह से इस तरीके के कानून बने जिन्होंने आदमियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा लेवल पे कर दिया। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे हो गया कि कहने को तो आप अगर आप देखें तो आपको सोसाइटी में लोग बोलेंगे कि पितृसत्ता है, पैट्रियार्की है इंडिया में, लेकिन हम इतना बड़ा एक ये मेरे हिसाब से एक होक्स है कि पैट्रियार्कल कंट्री, जहां जो कि इंडिया को पैट्रियार्कल बोला जा रहा है, उस कंट्री में 50 से ज्यादा कानून ऐसे हैं जहां पे आदमी को विक्टिम माना ही नहीं गया है। और ये कोई, मैं बहुत अनोखे कानूनों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े सिंपल कानून की बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन आदमी को उसका विक्टिम माने ही नहीं गया। ये एक पैट्रियार्कल, सो कॉल्ड पैट्रियार्कल कंट्री का कानून है। तो मैं खैर कानूनों पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल लेवल पे शायद हमारे दर्शक भी समझ पाए कि एक इतना बेसिक कानून, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, वहां पे भी आदमी को विक्टिम नहीं माना गया। तो अगर एक पैट्रियार्कल कंट्री में आदमी को एक विक्टिम होने का भी राइट नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऐसे हर कंट्री में एक मेंस राइट्स मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडिया में भी इसीलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बढ़ा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो दहेज का इशू है वो नहीं होता इंडिया में? क्या दहेज के इशू में मेंस भी विक्टिम है? क्या आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इशू ही नहीं है, फीमेल्स फेस नहीं कर रही हैं? आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती है जब फीमेल के साथ एट्रोसिटीज होती हैं, तो ये तो मैन ही करते हैं ना। देखिए, अगर जैसे अभी आपने बोला कि फीमेल के साथ एट्रोसिटीज होती हैं तो मेन ही करते हैं ना, ये हमने एक डिफॉल्ट मान लिया है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग बोलूँ कि आदमी के साथ एट्रोसिटीज होती है वो वुमेन ही करती है ना, लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट बोलूंगा तो दर्शकों में से कुछ सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आदमी के साथ एट्रोसिटी हो रही है तो कोई आदमी भी कर सकता है। लेकिन अब ये ना हमारे अंदर ये बिठा दिया गया कि एट्रोसिटी करने वाला, परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम एक आदमी ही होगा। तो इस सोच के खिलाफ, इसी सोच को ठीक करने के लिए मेंस राइट मूवमेंट का जन्म हुआ। अब मैं आपके दहेज वाले सवाल पे आता हूँ। देखिए, दहेज कानून
मतलब लोग 498 आज समझ रहे हैं, लेकिन दहेज का कानून है जो उससे बहुत पहले बना था 1970 में, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना ये बोल के कि भाई दहेज की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसलिए दहेज की प्रथा को कम करने के लिए हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना रहे हैं। आपने एक ऐसा कानून बनाया जो आपको 30-20 साल चलने के बाद आपको लगा नहीं नहीं ये कानून काफी नहीं है, हम एक और कानून बनाएंगे जो कि डाउरी हैरेसमेंट का हम लॉ बनाएंगे, आईपीसी 498 है। ठीक है, आपने आईपीसी 498 एक उसका एक और क्रिमिनल वो कानून बना दिया। कुछ साल बाद आपको लगा नहीं नहीं ये काफी नहीं है, हम फिर अब घरेलू हिंसा का अलग से कानून बनाएंगे। 2005 में फिर आपने डीवी एक्ट बनाया, ओनली फॉर वुमेन बनाया। मैं देखिए, मैं आपको अभी तक आपने जितनी भी मेरी बात सुनी, आपको एक चीज आपने ध्यान दिया कि मैंने ये नहीं बोला कहीं पे भी कि क्या औरत विक्टिम नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैंने तो स्टार्ट ही इसी बात पे किया कि मेंस राइट मूवमेंट खुद में एक ऑक्सीमोरन है कि हम बात तो करते हैं मेंस राइट्स की, लेकिन हम एक्चुअली चाहते हैं कि जो भी लॉज हैं उनमें से जेंडर खत्म हो जाए। तो जो विक्टिमहुड एक औरत को इंडिया में मिल रहा है किसी लॉ से, किसी भी क्राइम से बचाने के लिए, वही स्टेटस एक आदमी को भी मिलना चाहिए, हर इंसान को मिलना चाहिए। यही तो मेंस राइट्स मूवमेंट है। और सर उसके लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फेमिनिस्ट मूवमेंट से, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। फेमिनिस्ट मूवमेंट आप पूरा उठा के देख लीजिए, उनके आप सारे के सारे सबमिशंस उठा के देख लीजिए जो भी वो सरकार को करते हैं, कोई एक सबमिशन जिसमें फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट थ्योरीज ने बोल दिया कि नहीं आप आदमी को भी इसमें विक्टिम मानिए। इनफैक्ट जहां पे कानून जेंडर न्यूट्रल बनने वाला होता है वहां पे फेमिनिस्ट रोक देते हैं उसे कि नहीं आप जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाइए, आप आदमियों को विक्टिम नहीं होने दीजिए, उनका बाद में देखेंगे, आप सिर्फ एक जेंडर बेस्ड कानून बनाइए। ये हुआ है इंडिया में। तो क्या जो मेंस राइट्स मूवमेंट है वो काउंटर खड़ा हुआ है फेमिनिस्ट मूवमेंट की? देखिए, काउंटर तो तब होता कि जब ये बोलते अगर हम ये कह सकते कि फेमिनिस्ट बोल रहे हैं कि भाई औरतों के फेवर में सिर्फ कानून चाहिए, और मेंस राइट मूवमेंट बोल रहा होता हमें आदमी के फेवर में कानून चाहिए। आदमी के फेवर में कानून तो हमने मांगा ही नहीं, तो मैं तो इसे एक काउंटर मूवमेंट की तरह देखता नहीं। मेरे हिसाब से तो हमारा मेंस राइट मूवमेंट जिस तरीके से इंडिया में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर इंडिया में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या एनएचआरसी ढंग से काम कर रहे होते, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे होते, तो मेरे हिसाब से तो मेंस राइट मूवमेंट की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि हम मांग ही वही रहे हैं जो कि वैसे भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को करना ही चाहिए था कि भाई आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी कानून पॉलिसी प्रोसीजर बना रहे हैं, सबके लिए बनाइए। आप किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए कैसे बना सकते हैं? तो कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव है वो फेमिनिस्ट को बैशिंग करना है कि भाई वो जेंडर न्यूट्रल की मांग नहीं कर रही है। वो तो करना ही नहीं है ना, हम तो उन पे जा ही नहीं रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ह्यूमन राइट्स वाले सही काम कर रहे होते तो मेंस राइट्स मूवमेंट ही नहीं बनता, क्योंकि मेंस राइट मूवमेंट ही वही करना चाह रहा है जो ह्यूमन राइट्स वालों को करना चाहिए था कि भाई आप जो भी कर रहे हैं सबके लिए करिए। वो आप ह्यूमन राइट कमीशन को नकार रहे हैं कि वो कुछ करता ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या किया? ह्यूमन राइट्स कमीशन सुओ मोटो कॉग्निजेंस हर एक ऐसे इंसिडेंट में ले लेता है जहां पे एक औरत विक्टिम होती है, लेकिन दीमापुर में नागालैंड में या गुजरात में लिंचिंग हो जाती है बेस्ड ऑन रेप होक्स के बेसिस पे इंसान की लिंचिंग हो जाती है, वहां पे तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेते। तो क्या आपको ये जस्टिफाइड लगता है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन 2 ग्रेव क्राइम्स में सिर्फ एक में कॉग्निजेंस खुद अपने आप लेता है, जहां पे कि एक फीमेल विक्टिम है, जहां पे मेल विक्टिम है उसको मतलब 200 लोगों ने मिलके भीड़ ने मार दिया है, दंगा करके बहुत बुरी तरीके से मार दिया है, उसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं होता? तो क्या आपको लगता है वो फेयरली काम कर रहे हैं? तो 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आप व्हाई आर यू फेवरिंग अ रेपिस्ट, नंबर 1। सेकंड, जिन 200 लोगों ने किया है कानून तो उस पे काम करता है ना, नेशनल ह्यूमन राइट करे ना करे। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, वही आप देखिए वर्ड्स हम लोग एक्चुअली डिटेल हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, पहली बात मैं बात कर रहा था सुओ मोटो कॉग्निजेंस की। मतलब जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो दीमापुर में हुआ था वहाँ पे हम लोग खुद भी कंप्लेनेंट्स, मैं एक खुद कंप्लेनेंट था एनएचआरसी में कंप्लेंट डालने के, और भी कुछ मेंस राइट्स ग्रुप्स के लोग थे जिन्होंने डाली थी, एमआरआईज ने डाली थी, और उसके बाद एनएचआरसी भी हरकत में आया था और उसके बेसिस पे फिर पुलिस का काम भी थोड़ा तेज चला था। बट पॉइंट ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी तरीके से सुओ मोटो कॉग्निजेंस वहां पे नहीं लिया। दूसरी बात जो मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली थी, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जहाँ पे एक रेप होक्स के बेसिस पे किया गया था। रेप की बात नहीं थी यहाँ पे, रेप था ही नहीं, ये वहां पे भी पुलिस रिपोर्ट्स में भी बहुत क्लियर है, ये एक रेप होक्स था, एक झूठी खबर थी। तो क्योंकि हमारा माइंड इतना फेमिनिस्ट है एज इंडियन सोसाइटी कि हम रेप सुनते ही हमारे दिमाग में मतलब फ्यूज हो जाता है, हम लोग को और कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, सॉरी।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यही तो हमारा है कि हमारा, पर मैं यही पूछ रहा हूँ, तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर गलत है तो लॉ अपने हिसाब से काम करेगा ना सर। लॉ तो उन केसेस में भी कर लेता है जहाँ पे फीमेल विक्टिम होती, वहां पे फिर एनएचआरसी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस की क्या जरूरत थी, बताइए। क्योंकि आप एक बात तो मानेंगे कि हम इस पे थोड़ा सी बात कर रहे हैं, इसके बाद कुछ और भी आपके साथ बातें करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब इस टॉपिक पे बात चल रही है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता उससे पहले उस कम्युनिटी को एम्पावर करने की भी जरूरत है? क्या आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में जेंडर गैप बिल्कुल नहीं है? मैं आपको एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि एम्पावरमेंट आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं एक्सेप्शंस पे नहीं डील करूंगा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि एक पूरा अलग से पुलिस सिस्टम है जिसे कहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, महिला थाना, महिला जो महिला प्रोटेक्शन फोर्स होती है, अलग से पुलिस में डिपार्टमेंट है CAW सेल का, अलग से कोर्ट्स हैं जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, जो कि महिला कोर्ट्स भी हैं, जहाँ पे कि स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए जो कानून है या महिला जहाँ पे विक्टिम होती है वहाँ पे उनके लिए अलग से कोर्ट चल रहे हैं। ये ऐसी फैसिलिटी किसी और सेलिब्रिटी को भी नहीं है अलग से कोर्ट की जो है, ठीक है। उसके सिवाय आप देखिए करीब 10,000 से 11,000 NGOs हैं, 10,000 से 11,000 फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, फंडेड ग्रुप्स हैं जो कि इस पे काम करते हैं, जो आपके हिसाब से जो एकदम लेवल पे लाने का जो काम कर रहे हैं आपके अगर मैं बात समझूं तो। दूसरा, अगर आप देखें, एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है, NCW है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, देन देयर आर स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन एज वेल। और इन सब चीजों को चलाने के लिए एक कम से कम 60,000 से 90,000 करोड़ के एनुअल बजट वाला एक सरकार की तरफ से अलग से फंड है, और इसके ऊपर से जितना फॉरेन फंड आता है वो भी है। मैं इन सब चीजों को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिसे डिस्क्रिमिनेटेड बोल रहे हैं, क्या वो एक जनरल डिस्क्रिमिनेशन है या कुछ एक्सेप्शंस दिखा करके इसको हम जनरली समझ जा रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेटेड है? हमें ये भी समझना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे मैन राइट्स एक्टिविस्ट देखे हैं, जब भी कोई रेप होता है वो उसको एक स्पेक्टिकल आइज से देखते हैं कि नहीं यार, इसमें हमें पहले देखना चाहिए कि लड़की का भी क्या रोल है। तो कहीं ना कहीं जो मैं लड़की मैं इससे सहमत नहीं, क्योंकि मेंस राइट्स एक्टिविस्ट लड़की के रोल की बात तो मैंने नहीं देखा है। अगेन, अगर एक्सेप्शंस को हम मेंस राइट्स का जनरल समझ के कर दें एक अलग बात है, लेकिन मैं काफी ज्यादा मेंस राइट्स एक्टिविस्ट के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं खुद एक मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मुझे पता है कि इस तरीके से हम में से कोई भी नहीं करता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो तो मैं कह नहीं सकता, बट जनरली ऐसा नहीं करते हैं। क्वेश्चन जो करते हैं रेज हम लोग, वो बहुत क्लियर होता है कि जो आपने भी बोला ना अभी, लेट द लॉ फॉलो इट्स कोर्स। हम कहाँ पे क्वेश्चन करते हैं? हम क्वेश्चन ये करते हैं जब जसलीन कौर के केस में सरबजीत को परवर्ट बोल दिया जाता है, वहां पे लॉ के कोर्स को फॉलो नहीं होने दिया किसी ने, वहां पे तो हम लोग चुप रहे, क्योंकि वहां पे अगर लॉ का कोर्स फॉलो नहीं हो रहा तो वो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारी फेमिनिस्ट अपब्रिंगिंग के हिसाब से, इसलिए हम लोग को बुरा नहीं लगा। तो वहीं पे मेंस राइट्स वालों ने सवाल किया। रेप का भी जहाँ पे न्यूज आती है वहां पे पहले ही क्या हो जाता है, भी पहले ही उसे घोषित कर देते हैं कि ये तो रेपिस्ट है, ठीक है। आपने भी बोला कि आप रेपिस्ट को क्यों बचा रहे थे, भाई रेपिस्ट तो प्रूव भी नहीं हुआ था ना। इसी तरीके से देखिए क्या होता है ना, हमारे यहाँ इतनी सेंसिबिलिटी एज इंडियन सोसाइटी हम लोग के अंदर है कि हम लोग मर्डर भी हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं मर्डर एक्यूज्ड, भाई ये मर्डर का आरोपी है, ठीक है। बट जहाँ पे भी फीमेल रिलेटेड लॉस की बात आ जाती है ना, वहाँ पे दहेज लोभी बोल दिया जाता है, वहाँ पे छेड़ने वाला बोल दिया जाता है, वहाँ पे रेपिस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि आप लॉ का कोर्स फॉलो करने दीजिए, लॉ का कोर्स के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप उसको जो अलाउड है आप करिए। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपके इनिशिएटिव्स की ओर। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप अवेयर होंगे कि यहाँ पे आज भी फीमेल फोर्टिसाइड होता है, आज भी कई जगह पे जो फीमेल्स की जो एजुकेशन जो ड्रॉप आउट है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं कुपोषण का शिकार हैं। रूरल एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। उसके बीच में टू जस्ट काउंटर फेमिनिस्ट मूवमेंट आप उनकी जो एम्पावरमेंट है उसमें बाधा नहीं बन रही क्या आप कैसे कह सकते हैं सोसाइटी इक्वल है? हमने तो बोला ही नहीं कि किसी को आप उनके मतलब फीमेल रिलेटेड किसी भी सिस्टम को बंद कर दीजिए।
मैं तो आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ, हमारा तो बड़ा सिंपल सा है कि जो आप फीमेल के लिए दे रहे हैं लॉज में, वो आप लॉज में मेन के लिए भी दे दीजिए। जो भी आप प्रोसीजर्स में, प्रोसेसेस में फीमेल्स के लिए दे रहे हो, मेन के लिए भी दे दीजिए। अगर आपके पास रेप का कानून है, रेप का कानून अगर फीमेल के लिए, मेल के लिए भी दे दीजिए। इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है, ऐसे बहुत ही कम कंट्रीज इनफैक्ट बच्चे जहाँ पे आदमियों के प्रोटेक्शन के लिए रेप का कानून ही नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट का कानून ही नहीं है इंडिया में। हम तो यही बोल रहे हैं ना, हमने तो कहीं पे भी नहीं बोला कानून आप हटा दीजिए। हम तो बोल रहे हैं कि कानून में आप अमेंडमेंट करके आप आदमियों को भी उसमें अलाउ करिए कि वो भी अपनी प्रॉब्लम, अपने डिस्क्रिमिनेशन को और अपने ऊपर हुई क्रूएलिटी को वो बता पाए। थोड़ा सा इसमें हटाने की तो हमने बात ही नहीं करी। जी, दो चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। इंडिया और वर्ल्ड पे आप कैसे देखते हैं, किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? वहाँ मैन राइट मूवमेंट की क्या सिचुएशन है, पर्टिकुलरली इन यूरोप, यूएसए, यूके, या फिर इस्लामिक कंट्री का भी अगर आपके पास डेटा हो। और दूसरी चीज मैं आपसे जानूंगा कि किस तरह से आप इस मूवमेंट को, किस तरह के इनिशिएटिव्स आप लेते हैं अपने ट्रस्ट के जरिए? देखिए, अगर आप ग्लोबली मेंस राइट्स मूवमेंट को देखें तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। इनफैक्ट कोरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मेंस राइट मूवमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मेंस राइट्स मूवमेंट और फादर्स राइट्स मूवमेंट्स है, यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग एमजी टाउ मूवमेंट और फादर्स राइट्स मूवमेंट है, यूरोप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स है। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक स्वीडन एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि पहली बार मेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर होम्स भी बनाने की बात चली है। तो बहुत सारे कंट्रीज इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम एज अ कंट्री हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पितृसत्ता इतने बुरी तरीके से फंसी कि हमें लगता ही नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, जबकि डेटा हमें कुछ और ही बताता है, लेकिन हम उस डेटा को नकार देते हैं और ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम का सोर्स है। तो अगर ग्लोबली मैं आपको और भी बताऊँ, ये मैक्सिमम अगर आप कंट्रीज आप उठा के देखें, बहुत दूर के जाए, अगर हम अपने पड़ोस के श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी उठा के देखें, इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज में सेक्सुअल असॉल्ट के जो लॉज हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश में रिसेंटली डाउरी का लॉ भी जेंडर न्यूट्रल किया गया, सॉरी डाउरी के लॉ में इनफैक्ट स्पेसिफिकली मिसयूज का क्लॉज भी डाला गया। बहुत तो ये कंट्रीज भी अगर हमसे आगे हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय कि हम आदमियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। आप अगर और समझाना चाहो उसमें, आप देखिए जब हमारा वर्क प्लेस हैरेसमेंट का कानून बना उस समय पे जो कमिटीज थी उनमें बात चल रही थी कि भाई आदमी भी तो काफी बड़ा वर्क फोर्स है, उनके ऊपर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, तो उनको हम क्यों नहीं कवर करें वर्क प्लेस हैरेसमेंट में। और मतलब हंसी की बात है, हंसी क्या बोलूं, मतलब आयरनी है कि एनसीडब्ल्यू को, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को बोला गया कि अच्छा आप पता करिए आदमियों के बारे में डेटा। 1 साल का उनको टाइम दिया गया, एनसीडब्ल्यू ने क्लियरली बोल दिया मेरा ये मैंडेट नहीं है, वो बात वहीं पे खत्म हो गई। और 80+ जो वर्कफोर्स है इंडिया में उसके लिए वर्क प्लेस हैरेसमेंट का कानून ही नहीं है, ये हमें रिजल्ट में ये मिला है। तो हम तो काफी पीछे हैं बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। बाकी दुनिया में भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने गिर के संभलना सीखा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम हम गिरते ही जा रहे हैं, हम संभल नहीं रहे। चाइना में एक टाइम पे कानून बना था कि मैरिज जो डिवोर्स के बाद प्रॉपर्टी डिवीजन का कानून बना था, वहाँ के लड़कों ने शादी करनी बंद कर दी, वो फिर कानून इनको वापस लेना पड़ा। सिमिलरली एक जो डोमेस्टिक वायलेंस का भी जेंडर बेस्ड लॉ था, जो वावा था, वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट था यूएस में, वो भी बहुत सारे स्टेट्स ने जेंडर न्यूट्रल किया, क्योंकि उन्हें दिखा कि आदमी, इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप देखें, ग्लोबल रिपोर्ट से कहते हैं कि ऑफ 100% विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस 60% आर मैन, और ये ग्लोबल डेटा है। इंडिया में इसकी परसेंटेज एक्चुअली और भी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में आयरनी ये है कि ना हमारी सरकारें, ना हमारी सोसाइटी, ना हम खुद ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सच में प्रॉब्लम है या नहीं है। आप ये देखिए NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, जिसके बेसिस ज्यादातर कानून इसी के बेसिस पे बनते हैं। NFHS को आपको पता है, NFHS के देयर आर 2 सेपरेट क्वेश्चनर, वन फॉर मैन एंड वन फॉर वुमेन। जो वुमेन का क्वेश्चनर है वो करीब 96-98 पेजेस का क्वेश्चनर है, ठीक है। उसमें हाँ डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्शन या प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी सवाल है, लेकिन आदमियों का जो क्वेश्चनर है वो 32 पेजेस का क्वेश्चनर है। तो अगर हम प्रेगनेंसी रिलेटेड चीजों को आप हटा दें, 66 पेजेस का डिफरेंस है आदमी और औरत के क्वेश्चनर में। तो पॉइंट यही है कि डेटा गैदरिंग एजेंसीज भी जो है इंडिया में, वो डेटा गैदर ही नहीं करना चाहती, और इस वजह से हम लोग को इसी तरीके से कानून बन रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाकी देश लड़खड़ा के खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन हमारा देश नहीं हो रहा है।
हम लोग लड़खड़ा के और फीमेल से गिरते ज्यादा जा रहे क्वेश्चन पूछे गए, उससे भी आपको प्रॉब्लम है? हैं। सर मैं ये डेटा कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा सवाल की बात नहीं होती, जी सवाल की बात नहीं होती है। आप चीजों को देखिए, वो ये ना पर्सपेक्टिव अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो हम ऑब्वियसली चीजों को अलग तरीके से ही लेंगे। तो दानिश जी अच्छा मैं आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल। सवाल है कि क्या कभी आपके पार्टनर ने आपके ऊपर हाथ उठाया है? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब ये सवाल आप वुमेन से पूछ रहे हैं, वेल एंड गुड, मैंने इस पे सवाल नहीं उठाया। मेरा सवाल है कि यही सवाल आप आदमी से क्यों नहीं पूछ रहे? तो मैंने जब ये चीज बोली, मेरा ये नहीं कि आपने औरतों से ज्यादा सवाल पूछे मेरे को प्रॉब्लम हुई। मेरे को प्रॉब्लम है आपने आदमियों से भी सारे सवाल क्यों नहीं पूछे। यही तो पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ तब से कि आदमी के साथ भी ये क्यों नहीं हुआ, नहीं, आदमी वो के साथ ठीक भी ये है, चीजें क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बोल ही वही रहा हूँ, मैं बोल ही वही रहा हूँ। मैंने कहीं पे क्वेश्चन नहीं किया कि आपने औरत से ज्यादा क्यों पूछा। उसकी मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं। आप यही सोच के क्यों कर रहे कि भाई मेरे पेजेस कम हो गए डेटा में? मैं सर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको क्वेश्चनर निकाल के दिखा दूंगा, आप शायद तब भी आप नहीं समझेंगे, जिनको लोग शायद ना समझे तब भी। बट सर आपको तभी बुलाया ना था कि आप लोगों को समझाएं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल चीज तरीकों से समझा रहा था कि क्वेश्चंस ही कम पूछे जाते हैं आदमियों से इन टर्म्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस। बट आप ये बात मानेंगे कि इंडिया में फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है? सर इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल पे, हर जेंडर के साथ हर समय होता है। इट इज अबाउट पावर एंड लेस पावर। तो आप ये नहीं मानेंगे कि मेंस के पास ज्यादा पावर है इंडिया में? आदमियों के पास क्या, मैंने तो आपको बताया 50 कानून है जहाँ पे आदमी विक्टिम ही नहीं है, वो है ही कानून कैसे काम करता है वो तो आपको पता है ना। आज भी इस देश में जहाँ पे लड़कियों को, मैं सवाल कर लेता हूँ फिर आप बताइए कि आज भी इस देश में लड़कियां किससे शादी करेंगी उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। वो क्या पहनेंगी उनको ये स्वतंत्रता नहीं है। अगर घर के लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वो काम कर सकती है नहीं कर सकती है, ये सारे इतनी डिस्पैरिटीज हैं। तो जेंडर न्यूट्रल लॉ में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं दोनों इक्वल हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन का लेवल ज्यादा नहीं है, वहां प्रॉब्लम आती है। जी चलिए ठीक है, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा इसमें रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए आपने जैसे बोला कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, किससे शादी करनी है वो भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो ये तो एक ऐसा फैमिली इशू है जो उस फैमिली के लड़कों और लड़कियों दोनों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे साथ कंसर्न है कि हमें सिर्फ एक ही साइड का प्रॉब्लम दिख रही है, हम दूसरी साइड की देखना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, क्या पहनेंगे या क्या पहन के बाहर जाओगे, कब तक घर वापस आ जाना है, ये सारे लॉज, ये सारे घर के जो अपने कानून होते हैं, घर के अपने रूल्स होते हैं, ये भी सबके ऊपर होते हैं। बट वही है कि एक रूल को हम प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, दूसरे के लिए रूल को हम प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते। तीसरी बात, जहाँ तक नौकरी की बात है, तो वहां पे तो आप देखिए आदमी के पास तो चॉइस भी नहीं है। वो आप ये बोल रहे कि औरत को वो घर वाले डिसाइड करें नौकरी करे ना करे, आदमी के पास तो चॉइस है नहीं कि वो ना करने वाला, तो चॉइस ही नहीं। ठीक है, तो वो भी एक अलग लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ कमिंग टू जो आप ये बोल रहे थे कि भाई कानून किस तरीके से यूज होता है, आप इंडिया में जानते ही हैं। तो जहाँ पे कानून है वहां पे ठीक से यूज नहीं हो रहा, वो आपने एक जेन्युइन कंसर्न रेज करी, मैं उस जेन्युइन कंसर्न को एक्सेप्ट करता हूँ। बट जहाँ पे कानून ही नहीं है वहां पे तो जीरो हो गया ना। एक के लिए आप बोल रहे हैं कि ठीक है कानून है लेकिन ठीक से यूज नहीं हो पा रहा है। सिर्फ मैं एक वेग नंबर देता हूँ कि मान लीजिए सिर्फ 50% लोग ही यूज कर पा रहे। एक तरफ तो 100% ही नहीं यूज कर पा रहे, 0% है वो तो यूसेज। हम तो उसी जीरो को लाने की बात कर रहे हैं ना। आपने एक एग्जांपल दी थी कि बांग्लादेश में मिसयूज का क्लॉज डाला गया है, और यहाँ भी अगर कोई करता है तो 420 है, अलग अलग धाराएं हैं। तो अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन करता है या कोई फीमेल ही करती है तो आपको लॉ में तो रेमेडी है ना, फिर दिक्कत लॉ में रेमेडी है। तो लॉ में रेमेडी तो मर्डर की हमेशा से थी, तो डाउरी डेथ के कानून की क्या जरूरत थी? अगर आप ही के लॉजिक को मैं यूज कर रहा हूँ कि जब मर्डर की या अटेम्प्ट या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, ठीक है, इन दोनों की जब धाराएं थी तो अलग से डाउरी डेथ की क्या जरूरत थी? कोई रीजन होता है ना। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ इसका कि क्यों ये चीज एप्लीकेबल इसमें ज्यादा नहीं है। देखिए इंडिया का जो सिस्टम है, जो अगर आप ये तो आई थिंक लोग जनरली मानते हैं कि भाई कानून या कोर्ट में जाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है ना, कोर्ट की लाइफ में क्या होता है ना, कोर्ट के पूरे प्रोसीजर में आपको से मेरा मतलब है लिटिगेंट को, एवरी लिटिगेंट, कोर्ट का सिस्टम लिटिगेंट्स को इतना थका देता है, इतना ज्यादा उसे ऑस्ट्रेसाइज कर देता है कि उसकी हिम्मत नहीं रहती आगे कुछ भी करने की।
ठीक है। जहां तक कि 420 की बात है या फिर आप अगर फॉल्स प्रोसिक्यूशन के भी केसेस ले लें, आप जजमेंट्स उठा के देख लीजिए, लाइन की लाइन जजमेंट्स में लिखा हुआ है, मतलब जजेस को मिला है कि ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एंड में जजमेंट क्या है? बेनिफिट ऑफ डाउट पे एक्विटल है। बेनिफिट ऑफ डाउट पे एक्विटल है, वहां पे आप करके देख लीजिए, अगर 420 का केस कोई कोर्ट एक्सेप्ट भी कर ले, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट का एक्विटल हो गया ना। तो वही है ना, देखिए चक्कर है कि हमने कुछ कुछ चीजें सोसाइटी में जनरली पता है, अच्छी बात है, लेकिन वो डिटेल, जब वही डिटेल बताने के मतलब मुझे खुशी है कि आपने आज बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे हम ये डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कि चीजें उतनी आसान या चीजें वैसी है नहीं जैसी दिख रही है, जैसी हमने सुनी है। जी, थोड़ी सी अब बात करते हैं कि आपकी ट्रस्ट के इनिशिएटिव्स पे, उसके बाद थोड़ी सी हम मैरिटल रेप पे भी बात करेंगे। और आप थोड़े से अपने ट्रस्ट के इनिशिएटिव बताएं, आप किस तरह से मैन राइट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से आप हेल्प करते हैं और लोग कैसे जुड़ते हैं आपके साथ, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ दानिश जी, तो देखिए हमारा मैन वेलफेयर ट्रस्ट दिल्ली से रजिस्टर्ड है। ऐसे हमारे करीब 40 और एनजीओज हैं ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी हैं, जो कि साथ मिलके इंडिया का मेंस राइट मूवमेंट चलाते हैं, और उस मूवमेंट का नाम है सेव इंडियन फैमिली, SIF। तो जो सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट है, उसमें हमारी जो मेन वेबसाइट है savindianfamily.in, उससे बहुत सारे लोग विक्टिम्स जुड़ते हैं हमसे। वो अलग अलग जो भी हमारे लोकल ग्रुप्स होते हैं, लोकल एनजीओज होते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। और हमारा एक गूगल ग्रुप भी है जो कि बैकबोन रहा है हमेशा इस मूवमेंट की, जहाँ पे कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं या कंसर्न्स बताते हैं, और उसके बेसिस पे उनको बाकी लोग एडवाइस देते हैं। तो इस तरीके से कि हमारा पहला प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। फिर हमने क्या किया, हमने एक नेशनल हेल्पलाइन लॉन्च करी, जो कि हमारी 8882498498 करके हमारी नेशनल हेल्पलाइन है। टोल फ्री नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग इसे टोल फ्री समझ लेते हैं, बट टोल फ्री नहीं है, नॉर्मल रेट्स की कॉल है, और लोग इस पे कॉल करके अपने हमारे जो भी नियरेस्ट एडवाइजर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम और एडवाइस ले सकते हैं। इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर आप देखें तो इंडिया में जो सुसाइड रेट ऑफ मेन है वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। अगेन ये कंपैरेटिव बेसिस पे ही देखा जाता है मैथमेटिकली, तो इसलिए मैं कंपैरेटिव भी बता रहा हूँ, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हमें इस तरीके की हमारी हेल्पलाइन हो, जहाँ पे कि कोई भी इंसान शायद गलत कदम लेने से पहले अगर रीच आउट कर ले तो उसको एक रे ऑफ होप मिले, उसको एक लिसनिंग स्पेस मिले, और वो शायद गलत कदम ना उठाए। इस बेसिस पे हमने हमारी हेल्पलाइन चालू करी थी। और मैं तो इसे पर्सनली बोलूँगा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे पास मतलब एक महीने में 6000 तक कॉल्स आती हैं। हम तो चाहते थे कि जीरो आए, कि कोई इतना प्रताड़ित ना हो, बट हमारे पास हर महीने करीब 6000 कॉल्स आती हैं हमारी हेल्पलाइन पे, ऑल ओवर इंडिया से, बाहर से भी, यहाँ पे कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करते हैं। और करीब इंडिया में 22 से 23 जगहों पे हमारी वीकली मीटिंग्स भी चलती हैं, जहाँ किसी पब्लिक पार्क में या किसी भी पब्लिक एरिया में हम लोग इकट्ठे होते हैं, लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं और एक दूसरे की ब्रदरहुड लेवल पे हेल्प करते हैं। तो ये तो हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है रिलेटेड टू हेल्पिंग विक्टिम्स। हमारा इनफैक्ट ऐप भी है जिसके थ्रू लोग हमसे रीच आउट कर सकते हैं, हमारे ईमेल्स हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, जहाँ पे कि लोग कनेक्ट होके हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो हुई जहाँ तक की हेल्प की बात है। नाउ कमिंग टू द इनिशिएटिव्स दैट वी एज एन एनजीओ टेक। तो हमारे देखिए क्या होता है, पहले तो हमारे इनिशिएटिव ये होते हैं अवेयरनेस के इनिशिएटिव हमारे वो होते हैं जहाँ पे कि हम आदमियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, आदमियों से रिलेटेड अगर कोई और इवेंट भी है, जैसे इंटरनेशनल मेंस डे हो गया या फादर्स डे हो गया, इन चीज़ों को हम सोसाइटी तक पहुंचाते हैं। हम लोग किसी पब्लिक एरिया में कुछ ऐसे इवेंट्स या सेलिब्रेशंस करते हैं ऐसे डेज पे, ताकि लोगों को पता रहे कि इस तरीके के भी डेज हैं और आदमियों को वो इज्जत मिल पाए जो एक इंसान को या एक ह्यूमन को मिलनी चाहिए। तो वो अवेयरनेस लेवल पे हम काफ़ी सारे ऐसे पब्लिक इवेंट्स करते रहते हैं, ऑर्फनेज विजिट्स करते हैं। और इसके अलावा हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम जो करते हैं वो सरकार के साथ भी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ गिविंग आवर सजेशंस, गिविंग आवर सबमिशंस। अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने IPCC RPC CPC में अमेंडमेंट्स के लिए इनपुट्स मांगे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें अपने सबमिशंस भी दिए थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में एक जेंडर बेस्ड डाउरी लॉ बनने वाला था, उसे भी जेंडर बायस बनाने से मना करने के लिए हम लोग के 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस ने वहाँ पे भी सबमिशंस किए थे जो वहाँ पे लिस्टेड है। तो इस तरीके से देखिए हम सबमिशंस लेवल पे भी सरकार के साथ काफ़ी काम करते हैं। हम लोग हेल्पलाइन लोगों को हेल्प देने के लिए भी काफ़ी काम करते हैं, और ये सारा का सारा काम जो होता है निःशुल्क होता है, मतलब देयर इज नो
fees that we charge to any victim for doing this. तो हम लोग ये जो भी करते हैं सब लोग अपना एक्टिविस्ट अपना खुद का पैसा डाल के, क्योंकि हम आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन इज अ पार्ट टाइम एक्टिविस्ट और साथ में नौकरियां अपनी जॉब्स भी करते हैं, तो अपना खुद का पैसा लगा के वी डू इट। एंड ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोग कभी किसी प्रॉब्लम में थे तो किसी ने हमारे से भी काफी देर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात करी थी, शायद वो लिसनिंग स्पेस दी थी। अगर वो हमें नहीं मिली होती तो शायद हम में से भी बहुत सारे लोग सुसाइड के विक्टिम रहे होते। तो आई थिंक इट इज वे दैट हम सब वी गिव बैक टू द मूवमेंट, द वे मूवमेंट गिव that listening space and that help and support to us at the right time. तो ये हम करते हैं। और अभी हमने रिसेंटली नहीं बोलूँगा बट पिछले 3-4 साल से हम लोग ने PILs में भी काम करना शुरू किया। हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी आदमियों से रिलेटेड होती हैं या आदमियों को इफेक्ट करने वाली होती हैं, उन पे काफ़ी उसमें भी हम काफ़ी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं। जो आपको कॉल करते हैं, जो आपसे हेल्प सीख करते हैं, क्या लीगल असिस्टेंस भी आप प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें? देखिए, हम लीगल असिस्टेंस नहीं देते, लेकिन हम जो देते हैं वो दैट इज मोर देन लीगल, क्योंकि इट इज जस्ट हम लोग जैसे लॉयर्स नहीं प्रोवाइड कराते, हम लोग किसी का केस जाके नहीं लड़ते, लेकिन हम उनको ये जरूर बताते हैं कि केस किस तरीके से लड़ना है। क्योंकि देखिए, कानून समझना, कानून का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखना, ये सब एक्सपीरियंस हम लोग ने काफी किया हुआ है और बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं, किस तरीके से जजमेंट्स आती हैं, क्या चीजें आप दिखाती हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कैसे प्रेजेंट करने हैं आपको। तो वी जस्ट गिव द सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द पीपल हाउ टू फाइट देयर केसेस। फाइटिंग ऑफ देयर ओन केसेस वो उनको खुद करना पड़ता है, लेकिन किस तरीके से लड़ना है, किस डेट पे क्या करना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट है, किन चीजों पे ध्यान देना है, किन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, वो सब स्ट्रैटेजी बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। 1-2 पिल के बारे में अगर आप लिसनर्स से शेयर करें, किस तरह से आप पार्टी बने हैं जहां आपने पिल डाली है? देखिए, PIL में तो रिसेंट हमारी मैरिटल रेप की ही PIL जो दिल्ली हाई कोर्ट में, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी, तो वहाँ पे मेन वेलफेयर ट्रस्ट में हम लोगों ने इंटरवेंशन डाली थी, क्योंकि हम लोग इनिशियली पार्टी नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये बहुत डायरेक्टली मेन को इफेक्ट करता था, तो इसलिए हमने उसमें इंटरवेंशन डाली थी, जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ग्रेशियसली हमें अलाउ की थी और हम लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया था। और अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इंटरवेंशन डाली, क्योंकि जब दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आने का टाइम आया तो उस टाइम पे दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने अपने जितने भी सबमिशंस दिए थे उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे। तो अल्टीमेटली इट वाज जो पिटिशनर्स थे अगेंस्ट सिर्फ हमारी जो मेंस राइट्स की 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, मेन वेलफेयर ट्रस्ट और हृदय, कलकत्ता की जो हृदय है, तो फिर 2 ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी थी। तो मेन वेलफेयर तो मैरिटल रेप एक PIL जिसपे हमने काम किया है, और उसके सिवाय अभी हम लोग फिर से जब सुप्रीम कोर्ट में भी अपील गई, हम लोग उसमें भी PIL में हम लोग अपील में भी गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी से, सरकार से, जुडिशरी से किस तरह की सपोर्ट मिल रही है? जब ये PL की बात कर रहे हो, अबॉर्शन लॉ में हमने देखा कि जो ऑर्डर आया, जो जजमेंट आई, उसमें आपको झटका लगा एक तरह का, उन्होंने टिप्पणी की है मैरिटल रेप के ऊपर। देखिए, उस जजमेंट को लेके हम लोग अलग से उसमें हम लोग रिव्यू का कर रहे हैं प्लान, क्योंकि देखिए, आपने झटका से ज्यादा बड़ी बात क्या है कि इसमें देखिए एक ऐसा प्रेसिडेंस बन जाता है जो बाकी ऑल ओवर काफी गलत हो जाता है। जब कोई एक बेंच किसी और बेंच के सामने जो केस चल रहा है उसके लिए जजमेंट दे देती है या उसके बारे में कमेंट कर देती है, तो ये बहुत गलत प्रेसिडेंस हो जाता है। तो इससे एक पेंडोरास बॉक्स ओपन हो जाता है कि कल कोई किसी भी जजमेंट के बारे में हो सकता है, किसी को मतलब कोई और, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए केस चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने चल रहा है, अभी उसकी जजमेंट नहीं आई है, लेकिन कोई और दूसरी बेंच उसके ऊपर कमेंट कर देती है। तो ये सब चीजें, आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड फ्रॉम द हेल्थ ऑफ द कंट्री, आई वुड से, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है, वहाँ पे इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग रिव्यू के लिए डेफिनेटली देख रहे हैं कि क्या प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, बाकी हम एज ए सेट की PILs पे हमारा सपोर्ट तो देखिए, हमें ऑनेस्टली हमें दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से हमें सुना था, हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी इंटरवेंशन अलाउ करी थी, और हमें हमारे पॉइंट्स को भी सीरियसली लिया गया था। और इनफैक्ट हमें बाद में लॉयर कम्युनिटी से भी आई वुड से कि
एडवोकेट जीएसआई दीपक ने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने आके हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया। तो और मिस्टर आर के कपूर जो हमारे हृदय से शुरू से सपोर्ट कर ही रहे थे, तो हमें उस तरीके से लॉयर कम्युनिटी से भी सपोर्ट किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई अच्छाई या बुराई किसी के साथ भी हो सकती है, तो जेंडर का फेस उस पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे इस तरीके से काफी हमें सपोर्ट मिलता है। आप इनफैक्ट लॉट ऑफ जजेस ऑल्सो, जब हम लोग जब भी जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं, बहुत सारे जजेस भी इस चीज को मानते हैं। इनफैक्ट ऐसी कुछ जजमेंट्स आई है जहाँ पे कि हमारे एनजीओ का नाम, हम लोग थे भी नहीं मतलब उन केसेस में, लेकिन वहाँ पे हमारे एनजीओ का नाम जजमेंट में लिखा हुआ है। आई रिमेम्बर वन, आई थिंक हरियाणा में एक जजमेंट आई थी, एक सेशन कोर्ट ने लिखा था कि सेव इंडियन फैमिली जो मेंस्ट्रुएट्स के लिए काम करता है, उन्होंने भी इस तरीके का डेटा बताया। तो विच आई कैन से कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट से ज्यादा इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जो गलत है उसे गलत बोलना जरूरी है। ये चीज हमने इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी देखी है। बहुत सारे एमपीज, चाहे राजभर जी रहे हों, चाहे इनफैक्ट एक टाइम पर नवीन जिंदल ने भी बोला था कि क्या आदमियों की कोई इज्जत नहीं होती। इनफैक्ट नजमा हेपतुल्ला जी ने बोला है, एक टाइम पे सुषमा स्वराज जी ने भी बोला था। तो देयर आर लॉट ऑफ एमपीज आल्सो जिन्होंने इस तरीके से किया है। अब उसे आप सपोर्ट बोले, मैं तो से बोलूंगा कि दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ, इशू कैन बी देयर विदाउट द जेंडर ऑल्सो, और हमें बिना जेंडर पे जाए चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या फीमेल ग्रुप्स भी हैं जो आपके साथ इत्तेफाक रखते हैं? मैं थोड़ी सी अपनी वर्डिंग चेंज कर लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें अगेन इट इज नॉट अबाउट मेल ग्रुप और फीमेल ग्रुप। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट इज नॉट एसेंशियली ओनली मेन, क्योंकि इसमें देखिए, जब इफेक्ट तो पूरी फैमिली को ही होता है, तो उसमें मेन वुमेन सब होते हैं। इनफैक्ट बहुत शर्म की बात है, लेकिन इनफैक्ट हमारे तिहाड़ जेल में दिल्ली में देयर इज अ सेपरेट सेल बाय नेम ऑफ सास ननद बैरक। और शर्म की बात है कि इस तरीके के बैरक भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर डाउरी के ही केसेस ले लिए जाए, जो कि शायद सबसे ज्यादा बड़ा प्रोपोर्शन है लॉ मिसयूज का, तो उसमें लॉट ऑफ सास एंड ननद हु आर पार्टी इन दैट एज वेल। तो वो लोग भी हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि जिनके ऊपर केसेस है वही इसके पार्ट है। बहुत लोग जिनके ऊपर केसेस नहीं भी है, जो इस चीज को देख के समझ रहे हैं कि हाँ, ये गलत हो रहा है। वो चाहे लोगों को लखनऊ में वो जो बेचारा टैक्सी ड्राइवर थप्पड़ खा रहा था रेड लाइट पे, चाहे वो उसका केस रहा हो, चाहे बैंगलोर में नाक तोड़ने वाला झूठा इंसिडेंट के बेसिस पे केस रहा हो, चाहे दिल्ली में सरबजीत का केस रहा हो, बहुत सारे लोगों को ये चीज लग रही है कि भाई मतलब इट इज वेरी अनफेयर, और उसी अनफेयरनेस को हम सामने लाना चाहते हैं। नोएडा में गार्ड वाला मिस कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अब है इतने, मैं मिस ही कर जाऊंगा, इतने सारे हैं मतलब। और ये तो वो है जो सामने आ गए। मैन राइट मूवमेंट से पहले 2000 जब आप जुड़े, उससे पहले और उसके बाद एक डेकेड में क्या बदला है? देखिए, बदलाव तो जैसे मैं बोल रहा था कि वैसे कंट्री हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है अभी भी, और गलत लॉज को लाने की बात चलती रहती है। टू बी ऑनेस्ट, जैसे इनफैक्ट जो ट्रिपल तलाक का भी था लॉ, उसके अगेंस्ट भी हमने काफी किया था। आई वुड से कि उन्होंने काफी सबमिशंस दिए थे कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि आप इस तरीके का क्रिमिनल लॉ ले आए, सिविल इशू में आप क्रिमिनल लॉ ले आए। तो बट वो लॉ बन गया। बट कुछ कानून ऐसे भी थे जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जो एटलीस्ट वर्क प्लेस हैरेसमेंट का कानून है, चाहे जेंडर बायस्ड, बट एटलीस्ट उसमें एक मिसयूज का क्लॉज है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वाज गुड विन फॉर अस। तो इन चीज़ों को आप ये समझ लीजिए कि अगर हम लोग नहीं होते तो ये होते ही नहीं, ये चीज़ें होती ही नहीं, हो ही नहीं पाती। तो इसको मैं बदलाव की तरह ही देखूंगा। मैं अगर दिल्ली हाई कोर्ट का भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा था, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का मैरिटल रेप में अगर हम लोग नहीं होते तो इट वाज अ केक वॉक, वो हो गया होता। तो अगर स्प्लिट वर्डिक्ट आया है तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं मेंस राइट्स मूवमेंट की कहीं ना कहीं आई वुड से जीत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हार तो नहीं है। कम से कम मेंस राइट्स मूवमेंट की वजह से चीजें बैलेंस होनी कहीं ना कहीं शुरू हो रही हैं। और 2010 से बाद, मतलब 2010 से तो मैंने ज्वाइन किया, बट 2005 में सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट 2005 से काम कर रहा है। उससे पहले से भी कुछ मेंस राइट्स के काफी लोग थे जो लगे हुए थे। तो देयर हैज बीन चेंज, एटलीस्ट नाउ पीपल हैव अ नंबर टू कॉल। हम मतलब अभी अब ये देखिए, लोग अगर ढूंढने जाते हैं कि भाई क्या मेंस राइट्स के लिए या कोई आदमियों के लिए सुनने के लिए कोई है, तो एटलीस्ट गूगल सर्च पे कुछ तो जवाब मिलेगा।
तो आई थिंक ये चेंजेस हैं और ये थोड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं, बट अभी भी लड़ाई तो अभी बहुत आगे बाकी है। लगभग 17 साल हो गए आपके मूवमेंट को चलते हुए, 2005 से आपने, फिर भी अवेयरनेस का लेवल इतना कम क्यों? कहाँ चूक रह गई? सर फेमिनिज्म को 200 से ज्यादा, इनफैक्ट काफी उससे बहुत ज्यादा साल लग गए हमें। मैं नहीं कह रहा कि हमें वो एग्जाम्पल लेना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी सोशल मूवमेंट को पिक करने में टाइम लगता है। हमारे पास देखिए अब आप देखिए कि जब हम लोग का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इट वाज प्राइमरली एंड ओनली द पीपल हु वर विक्टिम्स ऑफ अ लॉ मिसयूज, ऑफ सच लॉ मिसयूज थे। ऐसे पहले हमारे ऐसे इस तरीके के वो थे मेंबर्स। अभी हम लोग ने पिछले 5-6 साल में क्या देखा है कि लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट विक्टिम्स आल्सो वो भी आ रहे हैं आगे। ठीक है, तो हम तो देखिए अपने लेवल पे काम कर ही रहे हैं कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें। हमारी हेल्पलाइन पे अगर महीने के 6000 कॉल्स आ रहे हैं, ये पहले के हिसाब से बहुत ज्यादा है। जब हमने स्टार्ट किया था तब शायद सिर्फ 1000 कॉल्स आती थी, उसके हिसाब से आई थिंक देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज। तो अवेयरनेस फैल रही है, बट अभी देखिए अगर मैं कमी भी बोलूँ, हमारी एक कमी तो मैं मानता हूँ कि हमारी एक कमी की वी आर नॉट कैचिंग द यंग द यूथ ऑफ इंडिया। तो जो कि आई थिंक फेमिनिस्ट की खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रही है जो वो कर पाए हैं इन टर्म्स ऑफ कैचिंग द यूथ। उस चीज में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं, वो चाहे रिसोर्स क्रंच हो। और उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग ऑल ऑफ अस आर पार्ट टाइम एक्टिविस्ट, कोई फुल टाइम इसी पे काम नहीं कर पाते क्योंकि अपनी जॉब्स वगैरह भी कर रहे होते। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट यस वी हैव टू वर्क इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग विद द यूथ मोर एंड मोर। लास्ट 2 सवाल, क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है। तो डोरी की आपने बात की कि डोरी में मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि डोरी में आपको जेंडर न्यूट्रल लोग कैसे चाहिए? मतलब डोरी जो एक समस्या मिसयूज, वो ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन डोरी के ऊपर लोग क्या इंडिया में मेल्स भी डोरी मांगते हैं क्या? दूसरी चीज मैरिटल रेप पे आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? चलिए एक एक करके लेते हैं। तो पहले डाउरी का सवाल लेते हैं। तो डाउरी में तो देखिए जेंडर न्यूट्रल, जहाँ तक डाउरी का तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एनी डिमांड बिफोर और आफ्टर द मैरिज ऑल्सो, राइट? मतलब वो इट कम्स एज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मैरिज, वो डाउरी में आता है। तो बहुत बार ये भी होता है, बहुत बार क्या इनफैक्ट हर घर में ये होता है जहाँ पे कि वाइफ की भी डिमांड होती है हस्बैंड से, वो पूरी नहीं कर पाता है, तो दैट शुड ऑल्सो कम अंडर डाउरी, गिविंग दैट टेक्निकल डेफिनेशन। लेकिन हम वो हम उसको नहीं मानते हैं। तो अगर हम उसमें जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहें, बिल्कुल हम जेंडर न्यूट्रल बना सकते हैं, क्योंकि डाउरी तो कुछ भी हो सकता है। एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जैसे डेफिनेशन में है, एनी डिमांड या एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बोथ एनी, दैट इज अ डाउरी। तो क्या एक इलेजिटिमेट, अनजस्टिफाइड और एक एग्जॉर्बिटेंट डिमांड बाय अ वाइफ फ्रॉम अ हस्बैंड शुड आल्सो बी डाउरी? उस तरीके से तो डाउरी लॉ डेफिनेटली जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सकता है। और सबसे पहली बात तो इनफैक्ट जो जैसे मैं आपको पहले बता ही रहा था कि जब आपने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाई दिया था, 498 की जरूरत ही नहीं थी। ये ऐसी बात है कि जी हमें कानून चाहिए जी, कानून बना दिया, 10 साल बाद जी ये कानून काफी नहीं है, तो आप एक और कानून बना दीजिए जो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर वो भी काफी नहीं है, फिर आप 10 साल बाद एक और कानून बना दिए। तो हम जहाँ दुनिया ये सोचती है कि कानून बना के हम चीजों को कंट्रोल में रहेंगे, इंडिया में तो उल्टा ही हो रहा है इन सिचुएशंस में। कानून बनाने के बाद अपैरेंटली इनके हिसाब से चीजें और बढ़ जाती हैं और ये और कानून बना देते हैं। तो डाउरी लॉ को तो डेफिनेटली जेंडर न्यूट्रल डेफिनेटली बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डाउरी की डेफिनेशन काफी वाइड है, तो उसमें कुछ भी आ सकता है टेक्निकली। नाउ कमिंग टू मैरिटल रेप। मैरिटल रेप में तो देखिए हमें प्रॉब्लम रेप लॉ में है, हमें प्रॉब्लम मैरिटल रेप में है नहीं। पहली बात तो क्या मैं मिसकंसेप्शन लोगों को डेफिनेटली बताना चाहता हूँ कि मैरिटल रेप का लॉ इंडिया में नहीं है। ये एक गलत बात है, ये एक मिथ है। इनफैक्ट सेक्सुअल वायलेंस ऑन अ वाइफ, उसके 4 कानून ऑलरेडी हैं जो कि एक औरत को उसमें कवर करते हैं। वो रेप लॉ में नहीं है, लेकिन ऐसे 4 कानून हैं जहाँ पे कि any physical या sexual violence on women is wife is covered under those 4 laws, और इसमें criminal laws भी है। तो मैरिटल लॉ का क्या कानून इंडिया में नहीं है, वो एक गलत स्टेटमेंट है। वाइफ के लिए है, हस्बैंड के लिए नहीं है। तो हमारी जो पूरी प्रॉब्लम, जो हमारा पूरा इनफैक्ट सबमिशन भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को भी है, आगे भी जो रहेगा, वो बहुत क्लियरली इसी बेसिस पे है कि जो रेप लॉ ही जब आपका गलत है, आप रेप लॉ को करेक्ट करिए, उसमें आप आदमी को भी रहिए, फिर आपको जो एक्सेप्शन हटाना है आप हटाइए। हमारा बहुत इसमें बहुत सिंपल सबमिशन यही रहा है।
तो आप ये कह रहे हैं कि मैरिटल रेप में भी मैन विक्टिम हो सकते हैं? हो सकते नहीं है। आपको मैं कोई कमाल की बात बताता हूँ। ये एक ऐसा डेटा है जो सरकारें अपना ही डेटा खुद शेयर नहीं करती, बट ये डेटा है, ये 2007 की रिपोर्ट है, कोई ढूंढना चाहे तो उसको मिल भी सकता है, विच इज अ रिपोर्ट ऑन सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर रिपोर्ट है, WCD की रिपोर्ट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उस डेटा में बहुत क्लियरली लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं, बॉयज आर मोर देन गर्ल्स। ये उनका डेटा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का डेटा। मैं अपना डेटा कोई नहीं बता रहा हूँ इसमें, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का डेटा है। तो जब आपके खुद के डेटा दिखा रहे हैं कि भाई मेन, बॉयज, मेल जेंडर इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज आल्सो, आपके कानून उसको लेके शांत क्यों है? सर ये चाइल्ड का डेटा है ना, मेंस का कहाँ है? सर उसमें यंग एडल्ट्स भी है। मैं वही कर रहा हूँ, अटेंशन हम लोग नहीं दे पाते उसमें, बट ये दिस इंक्लूड्स यंग एडल्ट्स आल्सो। और अच्छा, तो मैं आपके सवाल को, इनफैक्ट मैं इस सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि भाई बॉयज में तो आपको दिख गया, क्लियर है, मैं और आप यहाँ पे सेम पेज पे हैं दानिश जी, बॉयज में दिख रहा है, करेक्ट? तो आज तक सरकारों ने आदमियों के ऊपर ये डेटा क्यों नहीं कलेक्ट किया? ऐसा तो नहीं कि 18 साल का जैसे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग मैंने गाया उसके बाद से मैं एकदम से परपेट्रेटर बन गया, विक्टिम नहीं रहा। कुछ तो गड़बड़ है ना, कोई तो है ना जो इस डेटा को नहीं आने, कलेक्ट ही नहीं होने दे रहा है। हम क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे डेटा? सरकारें क्यों, जब आपको दिख गया है कि बॉयज, विच इज नाउ दैट डेटा इज अप टू द 18 years of age, जब आपको दिख गया है कि 18 साल तक के लड़कों का साथ भी सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, आपने आगे का डेटा ही कलेक्ट नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं लगता ये फेमिनिस्ट प्रेशर की वजह से होता है कि डेटा कलेक्शन ही नहीं किया जाता इंडिया में? जी, तो ऋत्विक जी, हमने हर तरह की बात की, आपसे समझना चाहा, कुछ ऐसा जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें जो मैंने आपसे नहीं पूछा? मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा दानिश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि आपने एक बहुत ओपन प्लेटफॉर्म दिया, आपने बात समझने की कोशिश करी और आपने काउंटर क्वेश्चन भी किया जो मेरे हिसाब से एक डिस्कशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड थैंक यू फॉर दैट। बट मैं आपके लिसनर्स को बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि प्लीज सपोर्ट पीपल विदाउट देयर जेंडर्स। अगर आपको मतलब अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम पता लगती है, प्लीज कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचिए अपने आप, सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे, अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे आप कंक्लूजन्स पे मत पहुंचिए। देयर मतलब anybody can be a victim of a false case. Again, I am saying anybody means anybody. It could be a female also, it could be a male also. Anybody can be a victim of a false case and anybody can be a victim of a crime. तो प्लीज किसी भी आदमी को भी अगर आप एज अ विक्टिम देखें, उसको एटलीस्ट लिसनिंग स्पेस दे दीजिए, उसे एटलीस्ट अपनी बात बोलने का मौका दे दीजिए, क्योंकि आदमियों का वैसे भी जो सुसाइड रेट है वो कम से कम वो क्लोज टू 3 गुना हो चुका है अभी आज की डेट में, एज पर द लेटेस्ट NCRB रिपोर्ट। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कीप द जेंडर आउट, हर क्राइम को क्राइम की तरह समझिए, और किसी भी न्यूज के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन बना के किसी को कन्विक्ट, अपने आप में दिल में कन्विक्ट मत कर दीजिए। दैट्स ऑल। जैसा कि आपने कहा था, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। सर, आप हमारे लिसनर्स के साथ आप अपनी ईमेल आईडी या अपना हेल्पलाइन नंबर एक बार दोबारा से शेयर कर दीजिए, अगर किसी को किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए तो आप लोगों से जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दानिश जी। तो हमारी हेल्पलाइन है 8882498498 8882 498 498। ये इंडिया का नंबर है, तो बाहर से अगर आप कर रहे हैं तो आपको +91 ऐड करके कॉल करना पड़ेगा, और अपने नियरेस्ट एडवाइजर से, नियरेस्ट लोकेशन से आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारी जो मूवमेंट की वेबसाइट है वो है saveindianfamily.in, www.saveindianfamily.in। और जो हमारी मेन वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट है वो है www.menwelfare.in। और हमारा ईमेल आईडी है menwelfaretrust, पूरा एक साथ, menwelfaretrust, कोई कैपिटल नहीं, menwelfaretrust@gmail.com। थैंक यू सो मच ऋत्विक जी, हमसे बात करने के लिए और डिटेल्ड हमें इस मसले पर अवेयर करने के लिए। थैंक यू दानिश जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग men दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। तो लिस्टर्स, आज हमने बात की ऋत्विक जी से, जिन्होंने मेंस राइट्स मूवमेंट के बारे में हमें बताया, किस तरह के इनिशिएटिव्स उनकी ट्रस्ट ले रही है, किस तरह से अगर कोई विक्टिम है उनके साथ जुड़ सकता है, क्या मिसकंसेप्शंस है, क्या डिमांड है। वो चाहते हैं कि हर लोग जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। आपको कैसा लगा ये शो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी जुड़ते रहेंगे, इस तरह के शोज आपके लिए लाते रहेंगे। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो डालना, फ्लाइट टू फ्लाई। बाय बाय।
Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Funful activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rave. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up, register now. शीस्त्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivetech.com www.globalassistivetech.com या फिर कांटेक्ट करें 99107-17913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in।